देश हीरो की 139 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले भारत में 16 जनवरी से महा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। तो सवाल था, कैसे हर शख्स तक वैक्सीन पहुंचेगी। ऐसे में जिम्मा उठाया NHA यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, जिसके CEO RS शर्मा ने कोविन प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसने देश को एक ऐसा सिस्टम दिया कि देखते ही देखते आराम से वैक्सीनेशन का आंकड़ा 105 करोड़ पार कर चुका है। और इसीलिए आज हमने अपना स्वदेश हीरो चुना है RS शर्मा को। उन्नीस बैच के IAS, UIDAI के पहले DG, ट्राई के पूर्व चेयरमैन, NHA के CEO और देश के पूर्व नौकरशाह राम सेवक शर्मा, जिनकी दूरदर्शी सोच का नतीजा था कि उनकी देखरेख में बने कोविन ऐप ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसकी वजह से वैक्सीनेशन के अभियान की पूरी प्रक्रिया सुचारू, व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से हुई। ये ऐप ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां से रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यही वजह है कि देश ने बिना हड़बड़ी और गड़बड़ी के 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया। ऐसे में अब कोविन ऐप की डिमांड दूसरे देशों से भी आ रही है। दुनिया के 76 देशों ने इसमें दिलचस्पी जताई है। भारत इस ऐप को ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार कर रहा है ताकि सभी देश इसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकें। शर्मा सिर्फ वैक्सीनेशन अभियान के कोविन ऐप के ही सूत्रधार नहीं हैं, वो देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी आयुष्मान भारत को भी देख रहे हैं। डिजिटल तकनीक में माहिर शर्मा इस योजना को भी बेहतरीन तरीके से अमल में ला रहे हैं। ये उनकी काबिलियत ही थी कि रिटायरमेंट के बाद उनको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का CEO बनाया गया। जिन उम्मीदों के साथ उनको ये जिम्मेदारी दी गई, उन पर वो 100% खरे उतरे हैं। इससे पहले भी RS शर्मा डिजिटल इंडिया के PM मोदी के सपने को पूरा करने में काफी अहम भूमिका निभा चुके हैं। वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल रहे हैं और जब उन्होंने ये पद संभाला तो उसके बाद उन्होंने देश के लोगों को अलग पहचान दी और 12 अंकों के आधार कार्ड बनाने की रूपरेखा तय की। आज आधार कार्ड भारत के हर नागरिक को जारी किया जाने वाला एक अनूठा नंबर है और एक बायोमेट्रिक दस्तावेज है जो नागरिक की जानकारियों को सरकारी डेटाबेस में रखता है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार मील का पत्थर साबित हुआ है। इसी की उपलब्धियों को लेकर उन्होंने द मेकिंग ऑफ आधार, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नाम की किताब भी लिखी। शर्मा दूरसंचार सेवाओं को कंट्रोल करने वाली संस्था ट्राई के भी चेयरमैन रह चुके हैं और 5 साल तक इस पद पर रहते हुए उन्होंने अभूतपूर्व कदम उठाए। कॉल टर्मिनेशन चार्ज और दूसरे का बाजार बिगाड़ने वाली कीमत नीति जैसे कई मुद्दों पर अहम निर्णय लिए। शर्मा को डिजिटल लॉकर जैसे डिजिटल सेवाओं को डिजाइन करने और देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को शीघ्र लागू कराने का भी श्रेय जाता है। यूपी के छोटे से गांव में जन्मे राम सेवक शर्मा, जिन्होंने प्रशासनिक सेवा में कदम रखते ही डिजिटल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बिहार के बेगूसराय में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने 1986 D-Base नाम का एक प्रोग्राम तैयार किया था, जिसकी मदद से 30 दिनों में हथियार की चोरी के 22 से ज्यादा पुराने मामले भी सॉल्व कर दिए और यहीं से उनकी शोहरत देश के तेज तर्रार अफसरों में शुमार हो गई। टेक्नोलॉजी के जरिए देश के डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में दुनिया के विकसित देशों के बराबर खड़ा करने में RS शर्मा का बड़ा योगदान है और इसलिए देश की डिजिटल और टेक्निकल तरक्की के इस हीरो को चुना है हमने आज का स्वदेश हीरो। ET Now स्वदेश। चलिए, तो 100 करोड़ के टीकाकरण के टारगेट को हासिल करने के लिए कोविन का किस तरह से योगदान रहा है, हम समझते हैं। हमारे साथ खुद RS शर्मा जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। बताएं किस तरह से योगदान दिया है और कोविन ने किस तरह से यहाँ पर जादू किया और 100 करोड़ के वैक्सीनेशन का आंकड़ा हमने पार किया। जो भी डिजिटल चीजें होती है, उन डिजिटल चीजों के पीछे उद्देश्य यही होना चाहिए कि किस प्रकार से वो हमारी गतिविधियों को, हमारे कार्यक्रमों को और हमारे चीजों को किस प्रकार से व्यवस्थित करती है, ट्रांसपेरेंट करती है, ट्रेसेबल करती है और स्केलेबल, उसमें जो चीजें जरूरत पड़ती है हमारे जैसे बड़े देश में उस तरह से होती है। तो ये बहुत ही आवश्यक एक चीज है और कोविन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भी यही था कि हम किस प्रकार से जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में किस प्रकार से उसे हम जनोपयोगी, समावेशी, स्केलेबल और ट्रांसपेरेंट बनाएं, जिससे कि
साथ ही साथ लोगों के इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को खत्म करें। ये नहीं होना चाहिए कि हम पता लगा रहे हैं एक दूसरे से कि भाई कहाँ वैक्सीन लग रही है, कौन सी वैक्सीन लग रही है, कितने पैसे में लग रही है। ये सारी सूचनाएं लोगों को अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हो। तो यही इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य था और मुझे खुशी है आपके साथ ये शेयर करते हुए कि ये प्लेटफॉर्म अपने सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है, क्योंकि अब जो है इसमें 104 करोड़ 105 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं, 100 से करोड़ से भी आगे बढ़ गए हैं। और इसने पूरे के पूरे चीजों में, जिससे कि लोग वैकेंसी देख सकते हैं, अपना शेड्यूलिंग कर सकते हैं, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं और साथ साथ डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे कोविन प्लेटफॉर्म ने दी है और मैं समझता हूं कि जहां प्राथमिक रूप से कंट्रीब्यूशन है हमारे हेल्थ वर्कर्स का, हमारे वैक्सीनेटर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, वहीं एक प्रकार से टेक्नोलॉजी के सहयोगी के रूप में कोविन की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस पूरे कार्यक्रम में। बताएं हमें शर्मा जी कि कोविन की फैसिलिटी दूसरे देशों के लिए भी शुरू करने की बात सामने आई थी, तो कौन कौन से देश हैं जो इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब कोविन अपना काम करने लगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि हम लोगों ने जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना लिया है तो क्यों ना हम ओपन सोर्स करके इस प्लेटफॉर्म को दूसरे देशों के साथ हम शेयर करें। तो उनकी इसी आदेश और इच्छा के अनुरूप हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स किया, इसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया, इसके कॉन्फ़िगरेशन के पैरामीटर सारे तैयार किए और इसके लिए जो लोग ट्रेन करने थे हमको अपने यहाँ पे निजी सेक्टर में जो कंसल्टिंग फर्म्स और जो इम्प्लीमेंटेशन फर्म्स है उनके लोगों को हमने ट्रेन किया, उनको सर्टिफिकेट दिया। तो एक प्रकार से सारी की सारी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय होने के लिए तैयार है। इस बीच में 5 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर एक कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 140 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था और उसमें कई देशों के मंत्री गण भी आए थे और उन्होंने, कई सारे लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि हम इसको इंपोर्ट करना चाहेंगे, अपने यहाँ लागू करना चाहेंगे। तो अभी कई देश पाइपलाइन में हैं, एक आध देशों के साथ हम लोग MOU भी बहुत निकट भविष्य में साइन करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोग इसको एक गिफ्ट के रूप में दुनिया के देशों को देना चाहते हैं, जो भी देश हमसे लेना चाहेगा। बिल्कुल, लेकिन आगे कोविन के जरिए ऐसे कौन से माइलस्टोन्स होंगे जो हम अचीव कर सकते हैं? आपकी प्लानिंग में क्या क्या है? देखिए, ये मैं कहना चाहूंगा कि विकसित देशों और हमारे देश की बहुत ज्यादा मायनों में तुलना नहीं की जा सकती। कई मायनों में वो हमसे आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ मायनों में हम लोग भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उनमें से एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हमने काफी काम पिछले 1 दशक में किया है। जैसे डिजिटल आइडेंटिटी, आधार हम लोगों का है, इस प्रकार की डिजिटल आइडेंटिटी इतने बड़े स्केल पर किसी देश में नहीं है। आइडेंटिटी है, देश के नंबर्स हैं, नेशनल आइडेंटिटी नंबर्स हैं, नेशनल ID कार्ड्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो डिजिटली प्लगेबल आइडेंटिटी है, ऑनलाइन आइडेंटिटी है, वो बहुत कम देशों में है और है भी तो बहुत छोटे छोटे देशों में है। और एक तो ये, उसके बाद पेमेंट सिस्टम जो हम लोगों ने इजाद किया, जो हम लोगों ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, जिसमें कि करीब 340 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रति महीने की दर से हो रहे हैं, ये भी अपने आप में एक अनूठी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंटरऑपरेबल है, स्केलेबल है, जनोपयोगी है और काफी फ्रूगल है, काफी कम कोई परेशानी लोगों को नहीं है और इंक्लूसिव है, मोबाइल पे चलती है। साथ ही साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था डिजिटल इंडिया का, उस डिजिटल इंडिया के तहत और बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। डिजिटल लॉकर है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कंसेंट आर्टिफैक्ट है, ये बहुत सारे, इलेक्ट्रॉनिक KYC है, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन है, ये बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। साथ ही साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जनधन आधार मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, जैम ट्रिनिटी, उस जैम ट्रिनिटी के माध्यम से
करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर विशेषकर इस कोरोना काल में लोगों को पहुंचाया गया है, वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो टेक्नोलॉजी का गवर्नेंस के लिए और विशेषकर प्रेजेंसलेस, पेपरलेस और कैशलेस, 3 प्रकार की जो गवर्नेंस की जो बात है, फैसेट्स हैं, उन सब में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डिजिटल के क्षेत्र में हम कई देशों से बहुत आगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया का जो डिजिटल लैंडस्केप है वो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रभावित है। हम लोग जो बना रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, वो कोई ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर्स बड़े बड़े बना करके अपना काम कर रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर में ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है जो बेसिकली एक प्रकार से बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती है बहुत सारे इनोवेशंस के लिए। तो अभी जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जिसका लॉन्च माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर को किया, वो भी उसी प्रकार का एक उदाहरण है जिसमें हम लोग पेमेंट का जो सिस्टम है, आइडेंटिटी का सिस्टम है, डॉक्टर्स की रजिस्ट्री है, हॉस्पिटल्स की रजिस्ट्री है, ड्रग रजिस्ट्री है, इस सब का हम इस्तेमाल बना रहे हैं इसको पब्लिक यूटिलिटी के रूप में। और उसके बाद जो हमारे इनोवेटर्स होंगे, जो हमारे स्टार्टअप होंगे, वो इसको यूज करेंगे। इसके अलावा क्या कोविन ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जो हर तरह के दूसरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को भी लीड करेगा? क्या ये आपकी प्लानिंग में है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हम लोगों ने जब ये प्लेटफॉर्म बना लिया है और हमने इस प्लेटफॉर्म की उपयोगिता, इसकी स्केलेबिलिटी, बहुत सारी चीजें जब हमने टेस्ट कर ली है, तो हमको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग और सारे संबंधित कार्यक्रमों के लिए, जिनमें कि इसी प्रकार की व्यवस्था, जिसी प्रकार का वर्क फ्लो होता है, उसमें करना चाहिए। तो उसमें से जैसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है बच्चों का, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करने का बड़ा प्रोग्राम है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद कहीं ऑर्गन डोनेशन के प्लेटफॉर्म के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे उपयोग इसके हो सकते हैं कि धीरे धीरे हम लोग, जो ऑब्वियसली ये सारा काम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी शायद न कर पाए, तो उसके लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या बाकी जो और विभाग हैं हमारे भारत सरकार में और राज्य सरकारों में भी, वो लोग को भी हम लोग एक प्रकार से हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग जहां जहां हो सकता है, इस प्लेटफॉर्म का रीपर्पज करके उपयोग हो सकता है, उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। शर्मा जी, ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि गांव में डिजिटलाइजेशन में दिक्कत आ रही है? ग्रामीण भारत को इस पूरे प्लेटफॉर्म से कैसे लिंक किया जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन दुर्भाग्य से जब भी किसी डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ केवल शहर के लोग ही ले पा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये बिल्कुल मिथ्या धारणा है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी मात्रा में गांव के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान अकेला एक देश होगा जहां पर गांव में लोग, गांव क्या, जहां पर लोग फिल्म देखते हैं मोबाइल पर, वो इसलिए देखते हैं कि मोबाइल की संख्या बहुत ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, डेटा की रेट बड़ी कम है। जो डेटा का रेट है बहुत ज्यादा कम है, तो इसकी वजह से आराम से लोग डेटा का इस्तेमाल करते हैं। और हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, 4G कनेक्टिविटी पूरे देश में है लगभग। तो इसलिए होता क्या है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा फायदा होता है, डिस्टेंस का एकदम कोलैप्स हो जाती है। आप मुझसे बात दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं या मुझसे बात आप न्यूयॉर्क में बैठ के करते, कोई अंतर नहीं पड़ता है। वैसी स्थिति में क्या होता है, विशेषकर हेल्थ के क्षेत्र में, कि गांव के इलाकों के लोग जहां पर हेल्थ फैसिलिटी बहुत दूर हैं, तो वैसी स्थिति में, और जनरली होता क्या है, हॉस्पिटल तो एक स्टेज है हेल्थ के प्रोविजनिंग की, उसके पहले बाकी सारी स्टेजेस होती हैं। डॉक्टर से कंसल्टेशन की स्टेज होती है, डायग्नोसिस करने की स्टेज होती है, एक्सरे करवाने की स्टेज होती है। तो वो सारी स्टेजेस बिना हॉस्पिटल में भर्ती किए हुए हो सकती है। तो वैसी स्थिति में ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, इन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से गांव के लोग भी जुड़ सकते हैं बड़े बड़े स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। तो इसलिए इन टेक्नोलॉजीज का फायदा तो गांव के लोगों को ज्यादा होगा। दिल्ली में तो ऑलरेडी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, अगर आप बहुत गंभीर बीमार होगे तो आराम से टैक्सी लेके पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कंसल्ट करना होगा वहां पर झारखंड के किसी गांव से दिल्ली के किसी डॉक्टर को, तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज के माध्यम से आप बड़ी आसानी से संपर्क कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज का लाभ
अगर आप चाहेंगे और आप उसको अगर बढ़िया से आर्किटेक्ट करेंगे, इसका लाभ गांव के लोगों को, सुदूर क्षेत्रों के लोगों को ज्यादा होगा। इसलिए ये मिथ्या धारणा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ केवल उन लोगों को होता है जो डिजिटली सक्रिय होते हैं। अब दूसरी बात यह है कि भाई बहुत से लोग गांव में, माना मैंने कि ऐसे हो सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हो, तो गांव में हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, हमारे जो गांव में जो केंद्र है, सेवा केंद्र हैं, जन सेवा केंद्र, जिनके माध्यम से टेक्नोलॉजी सर्विसेज लोगों को उपलब्ध होती हैं, वो करीब हर पंचायत में एक जन सेवा केंद्र है। तो उस जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी आप कियोस्क वहाँ लोग लगाएंगे और अपना उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाएंगे, वीडियो कॉल करवाएंगे। बहुत आसान है, आजकल तो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल करते हैं। तो वैसी स्थिति में ये हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हम उसको बिल्कुल समावेशी बना रहे हैं, उसको इस बात को ध्यान में रख के बना रहे हैं कि ग्राम के लोगों को भी उससे फायदा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी बात करने के लिए और स्वदेश आर को अपना समय देने के लिए। चलिए, इसी के साथ स्वदेश आर में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार। चुनौतियां तो हर